कांग्रेसी नेता सत्ता में वापसी की झटपटाहट में देश विरोधी कार्य करने से बाज नहीं आते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आजकल देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जात पात की राजनीति कर देश के लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें हर चीज में जाति नजर आ रही है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने रेलवे के लोको पायलटों को महादलित की श्रेणी में डाल दिया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी लोको पायलट को रेलवे का महादलित बता रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में कहा था कि हमें जातिवाद को हटाना है। इंदिरा गांधी ने सन 1983 में कहा था कि मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है, मैं तो चाहूंगी कि यह शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने आप को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपने को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा है, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम पर समाज को चोट पहुंचाते हैं। यह है हमारी कमजोरी। आप इंदिरा गांधी की इन बातों को सुनकर समझ गए होंगे कि जाति के नाम पर समाज को चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका पोता ही है। इंदिरा गांधी ने इसके पहले 1980 में कहा था कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, लेकिन उनका पोता राहुल गांधी वोट के लिए, चुनाव जीतने के लिए देश को जात पात में बांटने में लग गया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी एक बार कहा था कि अगर जातिवाद को संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में एक फैक्टर बनाया जाएगा तो हमें दिक्कत है। लेकिन राहुल गांधी कुर्सी पर बैठने के लिए इस कदर बेचैन हैं कि जाति ही जाप कर रहे हैं। लोग तो सन तब रह गए जब उन्होंने लोको पायलट को महादलित बना दिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे के इस बयान पर लोग तंज कस रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं देखिए। रमेश कुमार ने लिखा, जब भी राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं भेदभाव, अमीरी गरीबी की बात करते हैं, इसके अलावा इसे और कुछ नहीं आता। लोको पायलट मतलब महादलित, इसके पीछे क्या वजह है? जब भी यह आदमी अपना मुंह खोलता है तो विभाजन की बात करता है। उनका एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव और अनुच्छेद 370 पर सियासत गर्म है। कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करने की चुनौती मिल रही है। इसी बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बुधवार को जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का आगाज करने पहुंचे। उन्होंने वहां रामबन और अनंतनाग जिले में 2 मेगा रैलियां की। राहुल ने जम्मू कश्मीर के लोगों से खुद को जोड़ने की कोशिश की और वहां की समस्याएं गिनाई। कांग्रेस की सरकार बनने पर स्टेटहुड लौटाने की बात भी कही, लेकिन एक बार फिर से अनुच्छेद 370 के मसले पर कोई बयान नहीं दिया। एक हफ्ते पहले भी जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पार्टी नेताओं का फीडबैक लेने पहुंचे थे, तब भी वे अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर साइलेंट मोड में देखे गए थे। जबकि कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली नगर निगम में बुधवार को जोन वार्ड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आप को हराया। एमसीडी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था स्थायी समिति में अपना दबदबा बना लिया। कड़े मुकाबले में बीजेपी ने 12 जोन में से 7 जोन में जोन स्तरीय वार्ड समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा स्थायी समिति में एक सीट जीत ली, जबकि आप 5 पर ही सिमट गई। हाल ही में आपसे भाजपा में गए पवन सहरावत और सुगंधा ने नरेला और सेंट्रल जोन से वार्ड समितियों के अध्यक्ष पद पर क्रमशः जीत हासिल की। सिविल लाइंस जोन में आप और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर नजर आई। बीजेपी ने एक वोट के अंतर से सभी तीनों पद पर जीत दर्ज की। अनिल कुमार त्यागी ने 10 वोट पाकर अजीत सिंह यादव को हराया। इसी तरह से रेखा ने अपने प्रतिद्वंदी गगन चौधरी को हराया। उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर और एमसीडी में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने आपकी प्रोमिला गुप्ता को हराया। सिंह को 10 जबकि गुप्ता को 9 वोट मिले।
करोलाबाग जोन से आप पार्षद राकेश जोशी को वार्ड समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, जबकि ज्योति गौतम और अंकुश नारंग को क्रमशः उपाध्यक्ष पद तथा स्थायी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। भाजपा ने यहां अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसी तरह से सिटी एसपी जोन में भाजपा की उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के कारण आप उम्मीदवार मोहम्मद सादिक, किरण बाला और पुनर्दीप सिंह साहनी को निर्विरोध क्रमशः वार्ड समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्य के तौर पर चुना गया। केशवपुरम जोन में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। दक्षिणी जोन में क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा और आपके बीच बराबरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में लॉटरी के माध्यम से आपने जोन के अध्यक्ष का पद जीता। पार्टी प्रत्याशियों ने अध्यक्ष एवं स्थायी समिति के सदस्य पदों पर विजय हासिल की। रोहिणी में आपकी सुमन अनिल राणा ने भाजपा की अपनी प्रतिद्वंदी को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्य पदों पर भाजपा के अपने उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के कारण इन पदों पर धर्मरक्षक और दौलत ने जीत दर्ज की। पश्चिमी जोन में भाजपा उम्मीदवारों ने 3 पदों के लिए अपने नाम वापस ले लिए। शाहदरा उत्तरी जोन में भाजपा उम्मीदवार अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदियों को पराजित कर विजयी हुए। वार्ड समिति के चुनाव में यह मतदान इस जोन में सबसे लंबे समय तक चला। 9 पार्षद वाली कांग्रेस ने शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतारे थे। आप प्रत्याशियों ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ने स्थायी समिति सदस्य से अपना नाम वापस ले लिया था। पूर्वी दिल्ली की पूर्वी महापौर नीमा भगत को शाहदरा दक्षिणी जोन से स्थायी समिति का सदस्य चुन लिया गया। भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच चुनाव सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। वर्ष 2022 में एमसीडी के एकीकरण के बाद पहली बार वार्ड समिति का चुनाव हुआ है। यह चुनाव काफी समय से लंबित था। सत्तारूढ़ आप और विपक्षी दल भाजपा के बीच राजनीतिक गतिरोध के कारण चुनाव नहीं हो सका और मामला अदालत में विचाराधीन था। दिल्ली नगर निगम विनियम 1958 के अनुपालन में गुप्त मतदान के जरिए चुनाव हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कहते हैं ये शरद पवार ही थे जिन्होंने भाजपा से खफा होकर अलग हुए उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री बनने की सलाह दी थी। अब वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। उद्धव ठाकरे को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने में वही दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एसपी के प्रमुख शरद पवार के बाद नाना पटोले ने भी उद्धव ठाकरे की मांग को ठुकरा दिया है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग की थी। साथ ही जिसके ज्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री न बनाया जाए, यह भी मांग की थी। एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की मांग को ठुकरा दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पुणे में बताया कि शरद पवार ने जो कहा सही कहा है। चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी के तौर पर ही जाएंगे। एमबीए ही हमारा संख्या बल होगा, मुख्यमंत्री बाद में तय करेंगे। साथ ही पटोले ने कहा कि इसके पहले भी उद्धव ने उस दिन एमबीए के कार्यक्रम में ये बात उठाई थी। उस दिन कार्यकर्ताओं के सामने साफ भी किया गया था कि एमबीए ही हमारा चेहरा होगा। नाना पटोले की महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अपना प्लान हो सकता है। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल ये है कि नाना पटोले खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अगर खुद न बन सके तो इस बात से भी खुश होंगे कि हम कम से कम उद्धव ठाकरे को न बनाएं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के अखिल भारतीय स्वरूप को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन की पहल तो यही बता रही है। निश्चित तौर पर नाना पटोले भरोसेमंद और करीबी होने के नाते राहुल गांधी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो पहले भी अपने मन की ही करते थे। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। हरियाणा में कांग्रेस के रूप को देखकर समझने की कोशिश करें तो राहुल गांधी महाराष्ट्र में कांग्रेस को किंग मेकर की भूमिका में रखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को केंद्र में ताकतवर बनना है ताकि वो बीजेपी को सीधे सीधे चैलेंज कर सके। देखना है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के फार्मूले पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या फैसला लेते हैं। एक बार तो मुख्यमंत्री पद पर तकरार के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी से गठबंधन भी तोड़ चुके हैं। कहीं महाविकास आघाड़ी को लेकर भी मन में वैसे ही ख्याल तो नहीं आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। ठाकरे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। दिल्ली दौरे के दौरान ठाकरे ने कांग्रेस नेतृत्व से सीट बंटवारे से पहले संयुक्त सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया ताकि गठबंधन के भीतर कोई विवाद ना हो। उन्होंने अधिकतम सीटें जीतने वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद देने के फार्मूले पर भी असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रणाली को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे और अधिक विवाद हो सकता है, क्योंकि पार्टियां अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सीटों की मांग करने लगती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि एमबीए में उनको ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। आप लोगों को क्या लगता है, अखिलेश यादव अपने बलात्कारी नेता नवाब सिंह यादव को बचाने के लिए अपने राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल को वकील के तौर पर खड़ा करेंगे या नहीं? जवाब जरूर दे। कोलकाता रेप केस की पीड़िता के मामले को सामान्य घटना बताना घायल अंतरात्मा पर नमक छिड़कने जैसा है। यह टिप्पणी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। उन्होंने ये बात कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल के उस बयान पर कही जिसमें सिब्बल ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए भयावह रेप और मर्डर की घटना को बीमारी अवस्था करार देते हुए इसे आम घटना बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बल, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था। इसी प्रस्ताव के तहत कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के वारदात को एक सामान्य घटना करार दिया है। कपिल सिब्बल की इस हरकत पर उपराष्ट्रपति ने इस बात पर अफसोस जताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी हमारे दर्द को और अधिक बढ़ा रही है। इस तरह के भयंकर विचारों के लिए किसी तरह का कोई बहाना नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस तरह की गलतफहमी के शिकार लोगों से अपनी टिप्पणियों पर फिर से विचार करके सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का आह्वान करता हूं। वे कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं से हमारा दिल घायल है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं हेल्थ प्रोफेशनल और महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को मानते हुए कहा कि मैं आपके सामने हूं। पूरा देश आज आपकी अदालत में है। उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाने पर जोर दिया जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। उपराष्ट्रपति कहते हैं कि डॉक्टर दूसरों को जीवन देने और मानवता की सेवा करने के लिए यह 24 घंटे समर्पित रहते हैं। डॉक्टर हमेशा सुविधापूर्ण जीवन को पीछे छोड़कर चुनौतीपूर्ण पैसे को चुनते हैं। कोलकाता जैसी घटनाओं को देखने के बाद अब बच्चियों के माता पिता उन्हें अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने से पहले सोचेंगे। इसके साथ ही कोलकाता रेप केस में चुप्पी साधे बैठे कुछ एनजीओ पर भी उपराष्ट्रपति ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, ऐसे एनजीओ की चुप्पी अपराधियों के दोष से भी बदतर है। अब राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर पलटवार करते हुए गजब की बौखलाहट दिखाई है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों का हवाला देते हुए सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर पलटवार किया। दरअसल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के एक कथित प्रस्ताव में कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को एक आम घटना करार दिया, जिसके बाद इस बयान की धनखड़ ने आलोचना की थी। सिब्बल ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा कि 2017 से 2022 के बीच भारत में दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के 1551 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 280 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में 207, असम में 205, महाराष्ट्र में 155 और कर्नाटक में 79 मामले दर्ज किए गए। धनखड़ जी, ये देखिए, इसमें बंगाल क्यों नहीं है? क्या वहां कोई समस्या नहीं थी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।